हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। और जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, ये प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन भारत का इतिहास जो विषय है उसके अंतर्गत हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और 3 वीडियो लेक्चर मैं मॉडल पेपर से संबंधित अपलोड कर चुका हूँ। ये चौथा मॉडल पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है इन प्रश्नों की। तो अच्छे से देखिए और सीखते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न विद्यार्थियों आपके सामने है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। नंद वंश का अंतिम शासक जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया और मगध पर मौर्य वंश की नींव डाल दी। नंद वंश का ऐसा कौन सा अंतिम शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था और मगध के ऊपर मौर्य वंश की नींव डाल दी थी। तो कौन था वो शासक? नंद वंश का शासक था, बिल्कुल सही। नंद वंश का अंतिम शासक था वो, और उस अंतिम शासक का नाम क्या था? घनानंद। घनानंद था विद्यार्थियों नंद वंश का अंतिम शासक, जिसके अत्याचारों से मगध की जनता परेशान हो चुकी थी। और वो जनता गई थी कहाँ? तक्षशिला। तक्षशिला चली गई थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पर आपके चाणक्य वहां के जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे थे। उनके पास गई और वहां जाकर उन्होंने उनको कहा कि हम तो घनानंद से परेशान हो गए हैं, घनानंद के अत्याचारों से दुखी हो गए हैं, तो महाराज आप ही हो जो हमें घनानंद के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकते हो। तो चाणक्य फिर आए थे तक्षशिला से, जो है मगध की तरफ आए थे और आकर के घनानंद से मिले थे। और इस तरह से वो पूरी घटना कार्यक्रम जो है, जो घटना घटी थी, वो सारी की सारी मैं आपको मौर्य वंश से पढ़ाऊंगा। तो उस समय आपको मैं पढ़ाया जाएगा। अभी इतना डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जान लें कि नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद है वो बड़ा क्रूर अत्याचारी था। और उसके अत्याचारों को खत्म करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के और घनानंद पर आक्रमण किया था और घनानंद को पराजित कर दिया था और मगध में नंद वंश को समाप्त करके और मौर्य वंश की नींव डाल दी थी। तो अंतिम नंद वंश का अंतिम शासक कौन है विद्यार्थियों? घनानंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, ये देखिए अपना प्रश्न है आगे। भारत का मैकियावली। मैकियावली, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैकियावली कौन है। मैकियावली के बारे में विद्यार्थियों आप विश्व इतिहास में पढ़ते हैं। विश्व इतिहास में पुनर्जागरण काल मैंने टॉपिक पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था कि पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। तो इटली के साहित्यकार हैं मैकियावली, जिनका ग्रंथ है द प्रिंस। मैकियावली के ग्रंथ का क्या नाम है? द प्रिंस नाम है ग्रंथ का। और ये जो ग्रंथ है ये तत्कालीन राजनीति से संबंधित है, राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। ये मैकियावली का ग्रंथ है जिसका नाम है द प्रिंस। कहाँ के थे ये? इटली के थे। और ये जो विद्यार्थियों जो ग्रंथ है इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। इसका संबंध किससे है? किस विषय से संबंध है इसका? राजनीति शास्त्र से इस ग्रंथ का संबंध है। ठीक है, तो मैकियावली कौन है? इटली के साहित्यकार हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है द प्रिंस। और ये ग्रंथ किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसी तरह से भारत के भी ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति शास्त्र के ऊपर ग्रंथ लिखा है? तो वो कौन है? बिल्कुल सही जवाब, वो है चाणक्य है। चाणक्य या कौटिल्य जिनको कहते हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र एक राजनीति के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है। नाम तो इसका अर्थशास्त्र है लेकिन लिखा हुआ किसके ऊपर है? राजनीति के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है। यानी कि शासक को अपना शासन किस तरह से चलाना है, नीतियां कैसे बनानी है, कानून किस तरह से बनाने हैं, कौन कौन से मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, ठीक है, सत्ता को किस तरह से चलाना है, संभालना है, ये सारी चीजें चाणक्य ने जो है अपने इस ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखी है। ठीक है, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन संबंध किससे है? राजनीति शास्त्र से संबंध है। को शासन किस तरह से करना है वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। और चाणक्य हमें पता है कि प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शासन किस तरह चलाना है वो सारी बातें चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंदर लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आने वाला सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? राजदूत। राजदूत कौन होते हैं विद्यार्थियों? ये पता होना चाहिए आपको। राजदूत मतलब राजा का दूत। राजा अपने दूत को दूसरे राजाओं के पास भेजते थे। मान लीजिए किसी राजा को किसी दूसरे स्थान पर कोई चीज पसंद आ गई, मान लो कोई भारत का राजा है और उसको मिस्र के या इराक के या ईरान के किसी राजा से कोई वस्तु मंगवानी है, ठीक है, तो वो अपने राजदूत को भेजा करते थे कि वहां जाओ और जाके बातचीत करो उनसे कि क्या वो चीजें हमें दे देंगे और उसके बदले में हम उन्हें दूसरी चीज दे देंगे। तो इस तरह से राजदूतों को भेजा करते थे राजा। अच्छा, राजदूतों को राजा इसलिए भेजते थे कि दूसरे जगह का जो राज्य है वहां का प्रशासन किस तरह से चल रहा है, वहां के राजा प्रशासन किस तरह से चला रहे हैं, प्रजा को किस तरह से संभाल रहे हैं, क्या क्या वो नई चीजें कर रहे हैं वहां पे, कौन कौन से ग्रंथों की रचना हो रही है, कौन सी भाषा वहां चल रही है, कौन सी लिपि चल रही है, उन सब की जानकारी लेने के लिए राजा अपने दूत को दूसरे राजाओं के दरबार में भेजा करते थे ताकि वहां से वो जो अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लेकर के आए, तो कुछ सीखने को मिले उनको। इसीलिए राजदूतों को भेजा करते थे। तो यूनानी शासक है सेल्यूकस निकेटर, इन्होंने अपने राजदूत को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इनका राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। कौन था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत? मेगस्थनीज था, जिसका ग्रंथ है मेगस्थनीज का क्या नाम है ग्रंथ का? इंडिका। इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था मेगस्थनीज ने, जो कि भारत की तत्कालीन स्थिति को देखकर लिखा था। यानी कि भारत में जब गया था मेगस्थनीज यूनान से,
तो चंद्रगुप्त मौर्य के वहां रहा था और रह करके वहां उसने जो देखा, भारत में जो कुछ देखा परखा, उसको इस ग्रंथ के अंदर लिख दिया जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जिसका क्या नाम था, मेगस्थनीज, जो कब आया था भारत, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ओके, सही उत्तर होगा हमारा मेगस्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हाँ अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है, मेगस्थनीज के ग्रंथ इंडिका, मेगस्थनीज के ग्रंथ का नाम क्या है, इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र का नाम क्या लिखा हुआ है। मेगस्थनीज ने जो ग्रंथ लिखा था अपना इंडिका, जब वो भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसने भारत की स्थिति को देखा, राजनीतिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, और उन सब बातों को उसने लिख दिया अपने ग्रंथ में जिसका नाम है इंडिका। तो इस ग्रंथ में उसने पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र जो कि मौर्यों की क्या थी, मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, मगध के अंदर, बिहार के अंदर, और पाटलिपुत्र के लिए नाम क्या प्रयुक्त किया था, देखो पै से पाटलिपुत्र और पै से ही पोलीब्रोथा, ये लो पोलीब्रोथा। तो मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका के अंदर पाटलिपुत्र का नाम क्या दिया है, पोलीब्रोथा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का जासूसी ग्रंथ है, जासूसी ग्रंथ, जासूसी ग्रंथ यानी कि भारत का पहला ऐसा ग्रंथ जो जासूसी के ऊपर लिखा हुआ है, वो कौन सा ग्रंथ है। अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, मुद्रा राक्षस या मृच्छकटिकम, इन चारों में से एक आपको बताना है, तो बताओ कौन सा है वो। भारत का जासूसी ग्रंथ कौन सा है विद्यार्थियों, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है वो भारत का पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है। लेखक की बात करें तो इसका लेखक कौन था, विशाख दत्त, ये लो विशाख दत्त है भाई, संजय दत्त का भाई है ये है ना, मजाक कर रहा हूँ, संजय दत्त का भाई कहाँ से आ गया, प्राचीन भारत की अपन बात कर रहे हैं। तो विशाख दत्त जो है इसने लिखा था कौन सा ग्रंथ, मुद्रा राक्षस। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस जासूसी ग्रंथ में किसकी जासूसी की गई थी। इस ग्रंथ के अंदर जो है जासूसी की गई थी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के शासनकाल की, क्योंकि घनानंद को पराजित करके और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त ने जो है घनानंद को पराजित करके मगध के ऊपर मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो घनानंद की सेना बहुत बड़ी थी और उसको इस तरह से पराजित कर पाना, बल से पराजित कर पाना बड़ा मुश्किल था। किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए और चाणक्य के लिए। तो दोनों ने मिलकर के, चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने, दोनों ने मिलकर के एक जो है एक योजना बनाई कि क्यों ना घनानंद का जो प्रधानमंत्री है राक्षसाचार्य, उस राक्षसाचार्य को खरीद लिया जाए और खरीद करके जो अंदरूनी बातें हैं उनके साम्राज्य की वो पता कर ली जाए, और इस तरह से घनानंद को हम पराजित कर सकते हैं। जो उसकी कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं घनानंद की, वो जान लेते हैं और फिर उसको हरा देंगे। तो एक देखो नाम क्या आ रहा है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा यानी पैसे, और राक्षस, राक्षस का मतलब राक्षसाचार्य, क्या नाम है, राक्षसा राक्षसाचार्य, राक्षसाचार्य। ये राक्षसाचार्य नाम का जो था ना प्रधानमंत्री, ये था घनानंद का प्रधानमंत्री। तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पैसे देकर के, मुद्राएं देकर के खरीद लिया था। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस है। और इसमें जासूसी ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि चाणक्य ने जो है जासूसी करवाई थी किसकी, नंद शासक घनानंद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है। सम्राट अशोक, मौर्यकालीन सम्राट अशोक, अशोक ने खूब सारे अभिलेख लिखवाए थे। तो अभिलेखों की लिपि कौन सी है, लिपि, लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि का तात्पर्य है लिखने का तरीका। जैसे हमारे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। लिखने का तरीका क्या है, बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं और दाईं तरफ चलते हैं, फिर वापस आगे आते हैं, दाईं तरफ, बाईं तरफ से लिखते हैं, फिर दाईं तरफ चलते हैं, फिर आगे आते हैं, ऐसे। ये हमारी लिपि है देवनागरी, लिखने का तरीका है हमारा। इसी तरह से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसकी लिपि कौन सी है। भाषा की बात करें विद्यार्थियों, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है उसने, तो भाषा तो उसकी कौन सी मिलती है, प्राकृत मिलती है। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है, प्राकृत मिलती है। लेकिन यहाँ पर लिपि की बात हो रही है, तो अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है, बिल्कुल सही, ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अभिलेखों की जो भारत में पाए गए अभिलेख है उनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो उसके अभिलेख मिले हैं, पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि है विद्यार्थियों खरोष्टी, खरोष्टी, ये खरोष्टी लिपि, ये लिपि है। पाकिस्तान में अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि कौन सी है, खरोष्टी है। लेकिन भारत में जो अभिलेख पाए गए हैं उनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अशोक के अभिलेख जो पाकिस्तान में मिले हैं, लो अभी बात कर रहे थे कि खरोष्टी लिपि के अंदर अशोक के अभिलेख मिले हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो कौन से अभिलेख हैं जो अशोक के पाकिस्तान के अंदर मिले हैं, वो है आपके सामने शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये लीजिए। शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख जो है, जो खरोष्टी लिपि के अंदर मिले हैं, कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान के अंदर मिले हैं। और किसके लिखवाए गए हैं, अशोक के लिखवाए हुए अभिलेख है। उसके अलावा देखो आपके सामने कालसी लिखा हुआ है, कालसी, कालसी जो कि अशोक का अभिलेख है, कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ है विद्यार्थियों, उत्तराखंड के अंदर अशोक का अभिलेख जो कालसी मिला है वो कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। जोगड़ और धौली, जोगड़ और धौली जो अभिलेख है वो है आपके उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर मिलते हैं आपके जोगड़ और धौली। शहबाजगढ़ी और मानसेरा हो गए, कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। और गिरनार आपको पता है कहाँ होगा, गिरनार गुजरात के अंदर है। तो इस तरह से अशोक के 8 स्थानों से अभिलेख मिले हैं, जिसमें से 4 स्थान, 4 नहीं, 2 4 आपके 5 6 स्थान आपके सामने बताए हैं मैंने। ठीक है, तो पाकिस्तान में जहां मिले हैं वो कौन से हैं, शहबाजगढ़ी और
मानसेरा, ये याद रखना आप, पाकिस्तान में मिलने वाले अभिलेख अशोक के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह का प्रमाण कौन सा है? इंटरनेशनल मैरिज, भारत के शासक जिन्होंने विदेशी युवती से विवाह किया, तो इसका पहला प्रमाण कौन सा है? और प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, वर्तमान में तो हो रहे हैं, वर्तमान में तो इंटरनेशनल मैरिज बहुत हो रही है, यहाँ वाले बाहर वालों से कर रहे हैं, बाहर वाले यहाँ वालों से कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन समय के अंदर पहला इंटरनेशनल मैरिज का प्रमाण किसका विवाह है? बिल्कुल सही जवाब, चंद्रगुप्त और हेलेना। चंद्रगुप्त, मौर्य शासक चंद्रगुप्त का हेलेना के साथ में विवाह हुआ था। और हेलेना कौन थी? हेलेना यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। और वही सेल्यूकस निकेटर जिन्होंने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, है ना। तो यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर है, उससे संधि कर ली चंद्रगुप्त ने और उसकी पुत्री हेलेना के साथ में विवाह कर लिया था। और ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह का प्रमाण मिलता है हमें, चंद्रगुप्त और हेलेना का विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? किस शासक के काल में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था विद्यार्थियों? ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि किस शासक ने कौन सा धर्म अपना रखा था, तो अपने को जानने में आसानी रहेगी। ये देखिए, हम बात करते हैं जैन संगीति की, यानी जैन धर्म। तो जैन धर्म किसने अपनाया था? भाई जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु जो जैन भिक्षु थे उनके कहने से जैन धर्म को अपना लिया था। अपने जीवन के अंतिम समय में मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका मतलब ये जो जैन संगीति है, इसका आयोजन भी किसके काल में होगा? चंद्रगुप्त मौर्य काल में होगा, लगभग 300 ईसा पूर्व के अंदर। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व के अंदर जो है जैन संगीति का आयोजन करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और भद्रबाहु जो है वो उसके क्या बने थे? सॉरी, भद्रबाहु नहीं, स्थूल भद्र, गलत बता दिया मैंने आपको, भद्रबाहु नहीं है। भद्रबाहु के कहने से तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म ग्रहण किया था, लेकिन इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूल भद्र थे इसके अध्यक्ष। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे विद्यार्थियों? स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र। ये भी जैन मुनि है, भद्रबाहु भी जैन मुनि है और स्थूल भद्र भी जैन मुनि है। आपको पता होगा कि जैन धर्म 2 वर्गों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो कि मुंह के ऊपर सफेद कपड़ा रखते हैं और पूरे सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, तो इस धर्म का जो ये पार्ट है श्वेतांबर, इसके जो प्रवर्तक है ना वो ये स्थूल भद्री हैं। इन्होंने ही जो है ये इस तरह से श्वेत कपड़े और इस तरह से पहनना ये सब शुरू किया था। तो स्थूल भद्र, श्वेतांबर जो वर्ग है जैन धर्म का उससे संबंधित है। दूसरी तरफ भद्रबाहु की बात करते हैं, भद्रबाहु जो कि दिगंबर संत हुए हैं। दिगंबर का मतलब है जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया, कपड़े नहीं पहनते हैं, वस्त्र नहीं धारण करते हैं। तो भद्रबाहु ने जो वर्ग दिया है जैन धर्म का वो कौन सा है? आपके दिगंबर पंथ है। वो 2 पंथ में बट गया था जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? स्थूल भद्र हैं, जबकि दिगंबर के कौन है? भद्रबाहु है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भद्रबाहु के कहने से ही जो है जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म के अंदर आगे थे और अपना अंतिम जीवन जो है वो जैन धर्म को ही दे दिया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर जाकर के उन्होंने संथारा पद्धति के द्वारा, संथारा एक पद्धति होती है, संलेखना पद्धति इसको बोलते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं और लास्ट में शरीर को त्याग कर देते हैं। जैन मुनि सारे इसी संथारा पद्धति के द्वारा ही जो है अपना निर्वाण प्राप्त करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वो लोग शरीर को त्याग देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये बात हो रही है जैन धर्म की और जैन संगीति की बात कर रहे हैं कि पहली जैन संगीति किसके काल में आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, उसके अलावा दूसरी जैन संगीति हुई थी जो कि महाश्रमण, आचार्य महाश्रमण के नेतृत्व में हुई थी। अध्यक्ष जो थे वो महाश्रमण थे। वल्लभी गुजरात के अंदर जो है दूसरी जैन संगीति का भी आयोजन हुआ था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड की बात करें विद्यार्थी जैन संगीति को तो 300 ईसा पूर्व के अंदर, मैंने बताया आपको 300 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी ये संगीति। ठीक है, उसके अलावा अशोक की बात करते हैं। अशोक जो कि प्रारंभ में शैव धर्म का उपासक था, शैव धर्म, ब्राह्मण धर्म, प्रारंभ में शैव धर्म का उपासक था, बाद में फिर वो क्या हो गया था? बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था बाद में जाकर के। चलिए, तो ये जैन संगीति की बात थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अपन। 10वां प्रश्न देखो अपना क्या है। 10वें प्रश्न की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, अपन मौर्य काल को लेकर के अधिकतर जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने मौर्य काल के लेके आया हूँ। एक एक टॉपिक से मॉडल पेपर बना रहा हूँ ताकि वो टॉपिक आपके साथ में क्लियर होता रहे, है ना। शुरू में तो मैंने क्वेश्चन मिक्स बनाए थे, लेकिन अब मैं जो लेके आ रहा हूँ मॉडल पेपर वो एक एक टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ। मौर्य काल के, गुप्त काल के, आगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के भी आएंगे। ठीक है, जितने भी दे सकते हैं पेपर से पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मॉडल पेपर करवाऊँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर रहे, पेपर में आप क्वेश्चन ईजी तरीके से कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। अशोक ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? लो, अभी मैंने बात की थी वही प्रश्न आ गया। अशोक ने अपने अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था? तो वो धर्म कौन सा था विद्यार्थियों? बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों अपना लिया था? क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग उड़ीसा के अंदर जब युद्ध हुआ था तो अशोक स्वयं युद्ध स्थल पर जाकर के उसने भीषण मारकाट को और लहूलुहान शरीरों को, तड़पते रोते बिलखते हुए लोगों को देखा वहां पर। वो देख करके उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक जो है उसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है,
कश्मीर राज्य का इतिहास जो है किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? हर राज्यों का अपना अपना इतिहास होता है। कश्मीर राज्य के इतिहास की बात कर रहे हैं और मौर्य काल की जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है, कश्मीर राज्य के इतिहास से। और कश्मीर राज्य का इतिहास जो है विद्यार्थियों, वो हमें मिलता है राज तरंगिणी। एक ग्रंथ है जिसका नाम है राज तरंगिणी, याद रखना। कश्मीर राज्य का इतिहास कौन सा है? राज तरंगिणी। ये ग्रंथ है, इसके अंदर कश्मीर राज्य का इतिहास मिलता है और मौर्य काल के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसलिए आपको याद होना जरूरी है। प्रश्न बन सकता है मौर्य काल में कि मौर्य काल की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? उत्तर में मिले हुए ग्रंथ से, किस उत्तरी ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है? तो राज तरंगिणी है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के इतिहास की जानकारी देता है और मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। तो इसके लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है विद्यार्थियों? कलहण। कलहण जो है इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है ये, इसका नाम है राज तरंगिणी और कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी हमें देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12वां प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था विद्यार्थियों? प्रारंभिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की नींव डाली थी मगध के ऊपर। यहाँ प्रश्न आया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन है आपका? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक है, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मौर्य वंश को समाप्त करके और मगध के ऊपर शुंग वंश की नींव डाल दी थी। ठीक है, तो ये हो गया मौर्य वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम है बृहदत्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष, अध्यक्ष है कोई किसी विभाग का अध्यक्ष है, पोतवाध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी होता था? कौन सा विभाग है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके अधिकारी को पोतवाध्यक्ष कहा करते थे? तो ये प्रश्न थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है, आप इसके आगे इंपोर्टेंट लगा लो भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पोतवाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से है? वस्त्र विभाग से, मापतोल का अधिकारी, जहाज विभाग का अधिकारी या फिर चुंगी वसूलने वाला अधिकारी? क्या होगा बताओ सही जवाब? कौन है पोतवाध्यक्ष? पोतवाध्यक्ष विद्यार्थियों माप तोल के अधिकारी को पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, जो माप तोल का अधिकारी था, माप तोल से संबंधित हिसाब रखता था कि भाई कोई व्यापारी कम माल तो नहीं तोल रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, तो इसका जो अधिकारी था ना, उसको कहते थे अपन पोतवाध्यक्ष। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता? प्रांत यानी स्टेट, जैसे वर्तमान में हम राजस्थान स्टेट के हैं या मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, अलग अलग स्टेट है ना भारत में। 28 स्टेट है भारत के अंदर, 28 प्रांतों में बटा हुआ है भारत पूरा। तो इसी तरह से मौर्य काल के अंदर जो प्रांत थे उन्हें क्या कहते थे विद्यार्थियों? चक्र कहते थे। मौर्य काल के अंदर प्रांत को क्या कहते थे? चक्र। चक्र कह दो या मंडल कह दो, एक ही बात है। चक्र भी कह सकते हो आप या मंडल भी कह सकते हो। चक्र या मंडल के अंदर मौर्य काल के अंदर प्रांत व्यवस्था जो थी उसको चक्र या मंडल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न आपके सामने। 15वां प्रश्न क्या है? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर विभाग जो कि खुफिया जानकारी लेके आते थे निकाल करके, उसको गुप्तचर कहते हैं। गुप्त रूप से जो खबरें लेकर के आए और राजा को दे, उसको बोलते हैं गुप्तचर। तो मौर्य काल के अंदर जो है गुप्तचर, उसे क्या कहते थे? रूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष, परम पुरुष या महापुरुष? वाह वाह, क्या कहेंगे भाई गुप्तचरों को? गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष गुप्तचरों को कहा जाता था मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहते थे। गूढ़ यानी कि बहुत रहस्यमय बातें निकाल के लाते थे ये लोग, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, चलिए याद रह जाएगा, ये तो आराम से रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए किन किन गुफाओं का निर्माण करवाया था? आजीवक संप्रदाय, अशोक ने खुद ने अंतिम जीवन में बौद्ध धर्म अपना लिया था और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने अपने अंतिम समय के अंदर जाकर के जैन धर्म अपना लिया था। लेकिन आजीवक जो संप्रदाय है विद्यार्थियों, इस आजीवक संप्रदाय को अपनाने वाले जो है वो अशोक के पापा हैं, जिनका क्या नाम है? बिंदुसार है। याद रखना आप, बिंदुसार जो है उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लोगों को शरण दी थी और इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे उन्होंने। ठीक है, तो अशोक के पापा की बेहद इच्छा थी कि वो आजीवक संप्रदाय के लिए कुछ करे, तो अशोक ने भी आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए क्या बनवाई थी? गुफाओं का निर्माण करवाया था। बिहार के अंदर गुफाएं बनवाई थी और वो गुफाएं क्या क्या नाम है उनका? सुदामा है, कृष्ण है, चौपार है, दशरथ है। ये सारी गुफाएं जो है ना, कृष्ण, सुदामा, कृष्ण, चौपार, दशरथ, ये सारी गुफाएं बिहार के अंदर बनी हुई है। उनका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल से संबंधित अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल की जानकारी देने वाला भाब्रू शिलालेख। ये लो, शिलालेख आ गया है, भाब्रू शिलालेख। मौर्य काल में खूब सारे शिलालेख बनवाए हैं, अभिलेख लगवाए हैं, किसने? स्तंभ लेख लिखवाए हैं, अशोक ने लगवाए हैं। तो स्तंभों के लिए, लेखों के लिए जो प्रसिद्ध है ना, तो वो मौर्य काल ही है। तो ये भाब्रू शिलालेख आ गया है कि भाब्रू शिलालेख कहाँ पाया गया है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या अजमेर? ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान के किस स्थान से भाब्रू शिलालेख हमें मिला है? तो वो भाब्रू शिलालेख मिला है विद्यार्थियों हमें कहाँ से? जयपुर से मिला है। जयपुर के अंदर विराटनगर है, वर्तमान में विराटनगर, प्राचीन समय में बैराट कहा करते थे। और इस बैराट में ही, जो विराटनगर में जो पहाड़ियां हैं, विराटनगर की पहाड़ियां, उन्हीं पहाड़ियों से ये भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो हमें मौर्य काल की जानकारी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अशोक के शिलालेख, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है? अशोक के शिलालेख मिले हैं विद्यार्थियों में 8 स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। हर शिलालेख में 14 लाइनें लिखी हुई है।
तो अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? ऐसा युद्ध जिसमें भीषण मारकाट हुई और युद्ध में लहूलुहान लोगों को देखकर, तड़पते बिलखते विकलांग लोगों को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध करना त्याग दिया था। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपना ली थी, युद्ध करना उसने छोड़ दिया था। तो इस कलिंग के युद्ध का विवरण हमें कौन से शिलालेख में मिलता है? तो वो है विद्यार्थियों 13वां शिलालेख। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसके अंदर कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? डायनोसियस नाम के राजदूत हैं। फिर से देखो बात आ गई, मैगस्थनीज की बात कर रहे थे अपन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैगस्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यूनानी शासक, यूनान से आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में उसने अपने ग्रंथ इंडिका में जानकारी दी थी। लेकिन यहाँ आ रहा है डायनोसियस नाम का जो राजदूत है वो किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो हमें पता होना चाहिए, उस मौर्य शासक का नाम है विद्यार्थियों बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार के समय में जो है डायनोसियस राजदूत जो है वो आया था और ये जो राजदूत है वो मिस्र का एक शासक है, टॉलमी फिलाडेल्फस। आपको ध्यान रखना है, मिस्र का विद्यार्थियों, मिस्र का एक शासक था जिसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस नाम का एक शासक था मिस्र का। तो उस मिस्र के शासक ने जो है इस डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, एक डायमेक्स नाम का राजदूत और है, 2 राजदूत आए थे बिंदुसार के दरबार में विद्यार्थियों, 2 राजदूत आए थे। एक का नाम तो डायनोसियस है, याद रखना आप, वो भी प्रश्न में आ सकता है, डायनोसियस। एक का नाम तो डायनोसियस है जो कहां से आया था? मिस्र से आया था। टॉलमी फिलाडेल्फस नाम का राजा है मिस्र का, वहां से आया था। उसने भेजा था इसे, कहां भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दूसरा एक डायमेक्स नाम का राजदूत और आया था, डायमेक्स। ये भी आपको याद रखना है कि बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत आए थे। एक तो मिस्र के राजा ने भेजा था जिसका नाम तो था डायनोसियस, और एक सीरिया का राजा था आपके एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस नाम का राजा था जो सीरिया का था। उसने एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में जिसका नाम क्या था? डायमेक्स नाम का था। तो इस तरह से याद रखना है कि बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत आए थे, एक मिस्र से आया था उसका नाम था डायनोसियस और एक सीरिया से आया था उसका नाम था डायमेक्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, कल्पसूत्र ग्रंथ के रचिता कौन है? कल्पसूत्र ग्रंथ के रचिता जैन मुनि, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म अपना लिया था लास्ट में, जीवन के अंतिम क्षणों में जो है जैन धर्म अपना दिया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। वो कौन से जैन मुनि है जिन्होंने जो है जैन धर्म की दिगंबर पंथ को आगे दीक्षित किया था, दिगंबर पंथ को आगे लेकर गए थे? कौन है वो जैन मुनि? अभी पीछे ही मैंने आपको बताया है, उन मुनि का नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है जैन मुनि है जो दिगंबर पंथ के माने जाते हैं। दिगंबर पंथ इन्होंने दिया था और इन्हीं के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसका नाम है कल्पसूत्र ग्रंथ। ठीक है, तो विद्यार्थियों हो गए अपने 20 प्रश्न आज के। आई होप आपके समझ में आए होंगे अच्छे से। नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को एक बार और देख लेना, 2 बार देख लेना ताकि चीजें क्लियर हो जाए। रहना कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो, वीडियो देख लेते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो करो अभी का भी सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप उन वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।